गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि अवामी मसाइल हुकाम तक पहुँचे और कोशिश ये भी करते हैं कि मकामी MLAs को प्रोग्राम में मदऊ करें और वो आवाम के सवालात, उनके मसाइल को सुने और उनका जवाब दें। लेकिन इस सेशन के दौरान हम बात करें जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले जो बजट सेशन शुरू हो रहा है अगले माह, चाहे वो जनवरी में हो या फरवरी में हो, तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि किस सेक्टर में कौन से चैलेंजेस है और इस बजट पर चूँकि आवाम की तवक्कात होती है और जो अलग अलग हमारे सेक्टर्स होते हैं, इससे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी भी तवक्कात होती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 6 साल के बाद जो अवामी हुकूमत का ये बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, इसमें सबसे अहम चीज़ जो हमारी ट्रेडर्स बॉडी जो है वो इसको किस तरह से देखते हैं, अंजुमने जो है वो इस बजट में क्या तवक्कात रखते हैं और कौन से चैलेंजेस है। और इस सिलसिले में आज भी हमने कई सारे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मदऊ किया है। सबसे पहले आज के हमारे पहले मेहमान हैं एजाज़ अहमद मीर साहब, हमारे आज के एक और मेहमान हैं मोहम्मद सलीम साहब, आज के हमारे एक और मेहमान हैं मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे एक और मेहमान हैं जितेंद्र सिंह साहब, फरहान खिताब साहब, महराजुद्दीन साहब, बशीर कंगपोश साहब, सादिक बकाल साहब, हाजी बिलाल अहमद साहब, अबरार खान साहब, हिलाल अहमद मंडू साहब, हमारे एक और मेहमान हैं मंजूर अहमद पख्तून साहब, आज के हमारे मेहमान हैं शमीम शाह साहब, आज के हमारे मेहमान हैं हमारे आज के एक और मेहमान हैं नौजवान काजी तौसीफ साहब, और कुछ और LOC ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान हमसे ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिला के बात हो रही है प्री बजट सेशन पर। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत का ये पहला बजट होगा, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, लेकिन बजट के हवाले से आम लोगों की काफ़ी तवक्कात है। सबसे पहले आपसे बकाल साहब जानना चाहेंगे, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, चूँकि आप मुख्तलिफ अंजुमनों से, अंजुमन एक ही है ट्रेड लेकिन एसोसिएशंस अलग अलग है, किस तरह से आप देखते हैं क्या चैलेंजेस है इस वक्त? देखिए, चैलेंजेस बहुत है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हमें यहाँ पे दावत दे दी और हम अपनी बात जो ट्रेड के हवाले से आपसे शेयर करेंगे। यहाँ का ट्रेड जो है 19/5 से ख़त्म हुआ है, उसके बाद कोविड आया, तो यहाँ का जो ट्रेडर है लॉकडाउन में भी उसका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। लेकिन हर बार गवर्नमेंट ने यहाँ के ट्रेडरों को नज़रअंदाज किया। अब मैं एक बात आपको ज़रूरी बताना चाहता हूँ, हमारे ट्रेड के हवाले से हम ज़ीरो है इस वक्त। अगर देखा जाएगा ट्रेड इस वक्त ज़ीरो है पूरे जम्मू कश्मीर में। ऑनलाइन बिजनेस यहाँ हो रही है। ऑनलाइन में एक लड़का आता है, ऑर्डर सप्लाई करता है, डोर पे देता है आपको एक वक्त, उसका न कोई GST होता है, न कुछ होता है, न उसका प्राइस लिखा होता है। तो उस वजह से भी हमारे ट्रेड पे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब ट्रेड को लीजिए, आप एज अ ट्रेडर मुझे आप GST बिल मांग रहे हैं, इनकम टैक्स भी मुझसे मांग रहे हैं आप, और हमारे जो दुकानदार है जो टेक्सटाइल के साथ वाबस्ता है, वेट्स एंड मेजर्स, उनके दुकानों में घुस के उनके वो मीटर्स वगैरह चेक, इस पर जी मोहर नहीं है, उस पर जुर्माना लगता है। ये ट्रेड के हवाले से हम पे क्या गुजर रही है। इसके बाद एक और बड़ी बात है कि सारे हिंदुस्तान में, सारे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई, एक प्रोजेक्ट को उन्होंने सेंक्शन किया हुआ है कि हर स्टेट में एक ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। उस ट्रेड वेलफेयर से हमें यह है, अब देखिए मुलाजिमों का, उनका इंश्योरेंस गवर्नमेंट करती है, आजकल किसानों का करती है। ये जो ट्रेडर है जिसने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की खिदमत की है, हर बार गवर्नमेंट वो झूठ बोलते हैं। ट्रेडर हमारी रीढ़ की हड्डी है। मेरी दुकान को उन्होंने आउटलेट रखा है, मैं टैक्स जमा करता हूँ उनके लिए, और उस पर पैसा खर्च मैं करता हूँ, अपने अकाउंटेंट को अपॉइंट करके उसको पे करता हूँ मैं अपने पले से। लेकिन हमारे लिए गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए आप कह रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंज है। बिलाल साहब आप बताएं, चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। चैलेंजेस यही है हमारी, आप हालात देखें ना, ये पिछले कई सालों से हम किस ध्यान पे चले गए। हमारा बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, और हर एक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से जब भी बचत होती है तब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन वाहिद एक ट्रेड है, जो दुकानदार लोग हैं जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, उनको आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब यही है कि अब नई हुकूमत आई है, उमर साहब आ गए, थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दें। देखें आप 2014 में सैलाब आ गया, कोई बेनिफिट नहीं मिला
ट्रेडर्स को। अच्छा, उसके बाद देखें कोविड आ गया, उसमें भी हम पिसे गए। उसके बाद अब हालात ऐसे गुजर रहे हैं कि अब हाथ और मुंह तक की रोटी मिल रही है। बाकी टैक्स देने में हम बिल्कुल आगे हैं। अभी आप देखें टैक्स में हम बिल्कुल अपना सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, जो भी टैक्स। अभी हम लाल चौक में अभी कुछ कैंप लगा था, उसमें कई अदर टैक्स जैसे सैनिटरी टैक्स वो सब हम देते हैं। लेकिन सरकार को हमारी तरफ भी ध्यान देखना। अगर हम कि उम्मीदें काफ़ी हैं, बहुत सारी उम्मीदें। अबरार साहब आप बताएं, चैलेंज की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि हम खसारे में बहुत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बजट्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो बजट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है कि बजट्स में जो प्रोविजनिंग है, पहले तो हम 100% अपना यूटिलिटी में ला नहीं पाते हैं, बिकॉज जो रोल ओवर का फैसिलिटी अभी भी डिस्पाइट इतने एक जो जोग्राफिकल टेरेन जो हमारा डिफ़िकल्ट है, उसके बावजूद भी जबकि लद्दाख को ये फैसिलिटी दे चुके हैं रोल ओवर बजट्स की, हमें अभी तक नहीं मिली। दूसरी बात है कि ट्रेड के हवाले में जो मेरी समझ में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है वह है लिक्विडिटी क्राइसिस का। इस वक्त लिक्विडिटी ऑफ फंड्स जो है, बिकॉज हमारा जो डेट एंड क्रेडिट रेशो जो है ये ऑल टाइम हाई पे है। 2019 जैसे कि मेरे भाइयों ने अभी तक बताया आपको कि 2019 के बाद से जो नामसाइल हालात रहे हैं, उससे पहले 2014 का डेल्यूज हमने देखा। सो हमारा जो कैपिटल इरोजन हुआ है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लॉसेस ड्यू टू फ्लड्स हुआ या उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट हमें उसके बाद जो लोन्स के अंदर इंटरेस्ट देना पड़ा, या उसके बाद GCL 1, 2, 3 में हमारा कैपिटल इरोजन हुआ, उसके बाद लॉकडाउन्स वगैरह हुए तो हम काम कर नहीं पाए। तो इस सारे के मेरे हिसाब से मुआवजा करने के बाद ये हाई टाइम है कि बजट में एक प्रोविजनिंग की जाए रिगार्डिंग जो आप कह लीजिए कि इसको एड्रेस करने के लिए। अगर तो या तो एक कोई पॉलिसी लाए या कॉर्पोरेशन जैसे वेलफेयर बोर्ड की बात अभी हमारे बड़े भाई ने की, सो नॉट अ बैड सजेशन, बट एट द सेम टाइम एलोकेशन एक स्पेसिफिक रहनी चाहिए ट्रेड प्रमोशन के लिए और ट्रेड की हैंड होल्डिंग के लिए, जिसमें बैंक्स को एक ख़ास तंबीह की जाए कि जो उनका जो कह लीजिए कि लैंडिंग पॉलिसीज़ में जो इस वक्त उन्होंने स्ट्रिंजेंट एक रुख अपनाया है, सब बैंक्स की बात आप कह रहे हैं कि बैंक्स के लिए एक गाइडलाइन जो है वो दी जाए। हिलाल साहब आप बताएं, जब सब लोगों पे हमारी नज़र पड़ती है, आप एक अहम स्टेक होल्डर है, सभी हजरात किसी भी हुकूमत में सारे जो ट्रेडर बॉडी होती है या एक मईशत का एक अहम रोल होता है ट्रेडर्स का। सो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप जो बजट सेशन शुरू होने वाला है? बजट सेशन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी फरवरी मार्च में तो बजट होना है, मगर अभी जो हमारे भाइयों ने जो बात की है, हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इससे। उसकी मैं वजह आपको बताऊँगा, क्योंकि आज तक जितने भी बजट हुए, आप मुझे बताइए ट्रेडर के लिए क्या रखा है इन्होंने। मतलब जितने भी बजट्स आज तक हुए ट्रेडर के लिए, आज तक मुझे बताइए कब उन्होंने हमें कंसिडर किया। इवन देन आपको नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक हम जो पिछले सालों से जो रिपोर्ट आई है, चाहे GST के हवाले से हो, ITR के हवाले से हो, हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इस सितमगरी के दौर में भी हम इतना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हमें ये अफसोस है कि वो हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा छोटा दुकानदार है, हम छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की बुनियादी छोटे दुकानदार पे ये एक नेटवर्क बिजनेस है। जब हमारा छोटा दुकानदार मर रहा है, हमारा ट्रेड इतना ख़राब हुआ है, आप अभी बैंक्स जितने भी हैं आप देखिए हमारे अकाउंट्स कितने NPA और कौन सा सलूक वो कर रहे हैं। हम ही वो लोग थे जब इनको टैक्स पे टैक्स देते थे, और आज हमारे पास इन हालातों की वजह से मुसीबत की घड़ी आई तो गवर्नमेंट हमारे साथ स्टैंड क्यों नहीं हो रही है। एक बार आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट ओवरऑल आप लोगों को नेगलेक्ट करती है, जो आप हक रखते हैं वो हक नहीं दिया जा रहा है। मंजूर साहब जी, जहाँ तक कि प्री बजट की बात चल रही है, अच्छी बात है कि स्टेक होल्डर से अपना अपना फीडबैक लिया जाता है और उम्मीद यही होती है कि फिर इस पर अमल भी किया जाए। मैं टूरिज़्म की बात करूँगा। टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है, अगर कोई भी नासाजगार हालात होते हैं तो पहले हिट होता है, अगर उसकी रिकवरी होती है वो लास्ट में होती है। तब तक जो लोग इसके साथ जुड़े हुए होते हैं उनकी हालत बिल्कुल ख़राब खस्ता हुई होती है। जैसे मैं हाउस बोट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारा एक ही ये है बिज़नेस जो हाउस बोट रिलेटेड एंड विद द टूरिस्ट्स। हमें याद है कि जो 30 साल हमने मतलब प्रीवियसली देखे हैं, तो बड़े मेरे को लगता है अल्लाह ना करे फिर ऐसे हालात हमें यहाँ देखने को मिले, खासकर टूरिज़्म की मैं बात करूँगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगा। उस ड्यूरिंग दैट पीरियड जो अनटूवर्ड यहाँ पे हालात थे, या कोविड था, फिर आर्टिकल का भी हो गया, टूरिस्ट यहाँ पे कोई नहीं आया। वो गवर्नमेंट को भी पता है, हम सबको यहाँ पे पता है। हमारे जो यूज़र्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, उन्होंने वो बिल्कुल यूज़ ही नहीं की है। तो कमर्शियल यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आज उनका करोड़ों का बिल हो गया है, तो दे आर नॉट एबल टू पे इट।
एक तो देखिए इग्नोर किया जा रहा है इन चीज़ों को, अगर बिज़नेस कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी तो गवर्नमेंट कभी ग्रो नहीं करेगी। जब आपकी बिज़नेस कम्युनिटी अच्छी है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली ग्रो करती है, कि टैक्स आता है, GST ITR जो भी है वो तो पे होता है। मेरे को लगता है हमारी एक रिसेंटली वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी CM साहब के साथ सिविल सोसाइटी की, तो उन्होंने ये खुद एडमिट किया है कि अभी भी पूरे ट्रेड को, जितने भी ट्रेड हमसे कंसर्न है, उनको गवर्नमेंट के हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। अभी हमारा ट्रेड वहाँ नहीं पहुँचा है कि ये खुद कुछ अपना करे। हैंड होल्डिंग में क्या आता है आपका, जैसे वेरियस स्कीम्स, MSME स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए एक प्रोविज़न रखा जाए, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, किस ट्रेड के लिए, किस सेक्टर के लिए क्या करना होता है। तो एक उम्मीद हमें भी जागती है, जो हमारे यूथ्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग इसमें हैं उनको भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। विदाउट फाइनेंस असिस्टेंस तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे टूरिज़्म, मेरे को लगता है 2-3 महीने से उतना ठीक नहीं है जितना पिछले 1-2 सालों में मिला। तो फिर अगर आप अभी हाउस बोट्स की बात करेंगे, यू विल फाइंड 5% ऑफ ऑक्यूपेंसी, 95% तो बैठे हैं। तो इन 2-3 महीनों में जो भी इनका बेचारों का खर्चा, कर्जा, बिजली का बिल आप है। कह रहे हैं कुल मिला के गवर्नमेंट को इस पूरे नेटवर्क को कीनली देखने की ज़रूरत है। शमीम साहब। जी शुक्रिया, आपने यहाँ पर हमें बुलाया। देखिए जैसे मंजूर साहब ने कहा, टूरिज़्म का सबसे बड़ा जो टूरिज़्म के लिए सानिया है, हमें इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन इंडस्ट्री आज तक स्टेटस नहीं मिला हुआ है। कोई भी बेनिफिट इंडस्ट्री का एक्सटेंड नहीं होता है पूरे टूरिज़्म सेगमेंट को। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म ऐसा एक बिज़नेस है कश्मीर में जो पोरेस्ट ऑफ पुअर से रिचेस्ट ऑफ रिच तक सर्कुलेट पैसा करता है। कोई कहे नहीं जी नहीं करता है। आप एक होटल ले लीजिए जिसमें 50 कमरे हो या 100 कमरे हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 कनाल ज़मीन पे होगा। अब देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना करता है ये। हमारा जो मैन फोर्स है उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक ही IHM है, हमें कुछ और IHMs खोलने चाहिए ताकि कैपेसिटी बढ़े, और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाए। देखिए अभी कोई 50 साल का काम कर रहा है किसी होटल में पिछले 30 साल से, उसको थोड़ी कहेंगे नहीं अभी आप आउटडेटेड है आप जाओ। उसको स्किल डेवलपमेंट हमें करना है। उनके जो भी कोई वेटर है तो उसको हमें प्रोफेशनली ट्रेन करना है। नहीं, आज ट्रेंड चेंज हुआ है, नाउ यू नीड टू बी अपडेटेड विद द मार्केट। जो आज से 40 साल पहले जो काम था आज वो टोटली चेंज आप है। कह रहे हैं शमीम साहब कि जो ट्रेड है इसको भी हमें एडवांस तरीके से आगे लाना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए टूरिज़्म ऐसा सेगमेंट है, आपके पास ट्रैवलर आ रहा है, वो घर से पहली बार नहीं निकल रहा है, वो मैच्योर ट्रैवलर है। जो कश्मीर अफोर्ड कर पाएगा आज की डेट में वो मैच्योर ट्रैवलर है। तो मैच्योर ट्रैवलर को एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो हमें वो एक्सपेक्टेशन मीट करनी है। आप तौसीफ साहब आप बताएं, जब चैलेंजेस की हम बात करते हैं, बजट सेशन होने वाला है, लेकिन पिछले 5-10 सालों के दौरान अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जिसमें सफ़र होना पड़ा। आप क्या कहेंगे? देखिए पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक पिछले 2-3 दहाइयों का सवाल है, हमेशा जब भी कोई बजट का सेशन होता था पहले स्टेक होल्डर्स के साथ प्री बजट कंसल्टेशन की जाती थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है पिछले 4-5 सालों में कोई हमारे साथ जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं बिज़नेस फैटर्निटी के, हमारे साथ कोई प्री बजट कंसल्टेशन नहीं हुई। हम ही वो दुकानदार हैं, हम ही वो बिजनेसमैन हैं जो ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट को ये फीडबैक देते हैं प्री बजट कंसल्टेशन में, कहाँ पे टैक्स का रिवीजन हो, कहाँ पे टैक्स की सहूलियात फराम की जाए, कहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेशन हो, कहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट हो, और कहाँ पे बाकी चीज़ें जैसे बिज़नेस का हालात बेहतर बनाए जाए। आप कह रहे हैं कि इससे पहले 5-6 साल पहले आपको कंसल्टेशन में लिया जाता जी था? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल जब भी कोई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो भी यहाँ पे आती थी, हमको एज स्टेक होल्डर्स हमें प्री बजट कंसल्टेशंस में बुलाया जाता था और हमारा जेन्युइन फीडबैक वहाँ तक पहुँचाया जाता था जहाँ से बजट जहाँ पे अनाउंस हो, ताकि वो हमारे जो रिफॉर्म्स, हमारे जो सजेशंस हैं उनको वो ऑन बोर्ड लें। और जो स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन है, मुझे लगता है बिज़नेस फैटर्निटी के लिए बहुत ज़रूरत है हमें अपना फ़ीडबैक देने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को आना चाहिए। जो हाल गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे, हालांकि हमारा एक हमारे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम मिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, ही वाज़ वेरी रिसेप्टिव। उन्होंने हमारे सजेशंस को बहुत ही संजीदगी से उसका माजना किया और हमने इस चीज़ का यकीन दहानी की, भरोसा किया कि आपकी जो भी सजेशंस हैं आगे ली जाएंगी। लेकिन हमारे पास बहुत से चैलेंज है बिज़नेस में। अगर हम देखें जाए, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स का सवाल है, और उसके जो पैरामाउंट हमारे लिए है वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का होना।
चूँकि मौसम सरमा का आमद है और हम देख रहे हैं जो बिजली की कटौती वो अब शुरू हो जाएगी। हमारे लिए किसी भी बिज़नेस सेक्टर के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी पैरामाउंट होती है, उस पर ख़ास ख्याल दिया जाए। और जो स्किल डेवलपमेंट है यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कंट्री की बात करें तो जम्मू कश्मीर उसमें टॉप करता है। उस सेक्टर को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स हैं, जो हमारा GST है, उसमें कुछ छोटे सेक्टर जहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, उनमें थोड़ी टैक्स की सहूलियात हमने होनी चाहिए, जो कि हमने हाल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी दी हैं और वो इसमें इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। और उसके बरक्स ईज़ ऑफ फाइनेंस जो हम समझते हैं पिछले कुछ सालों में, वो भी उसका भी एक खला पैदा हुआ है। ईज़ ऑफ फाइनेंस हमें जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उन MSME सेक्टर जैसे आप बोल रहे हैं, MSME सेक्टर के लिए ईज़ ऑफ फाइनेंस बहुत ही ज़रूरत है। जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस है, जहाँ पर 1-2 बैंक हमारे हैं, उन्होंने अपनी जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस है उनमें तब्दीली लाई है। उनने बड़ा अपना हाथ एक श्रिंक किया है लैंडिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके लिए बजट में ध्यान देने की ज़रूरत है। जो यानी कि कुल मिला के आप कह रहे कि खला काफ़ी पैदा हुआ है कई सालों से। समीउल्लाह साहब, आपने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। आप LOC ट्रेड को देखते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि बजट जो सेशन शुरू होने वाला है, ट्रेड जो हमारा है, किस तरह से इसके चैलेंजेस क्या है, क्या तवक्कात रखते हैं? जब हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समीउल्लाह भट्ट LOC ट्रेड से। तो जब से हमने ये LOC ट्रेड यहाँ पे चलता था 2008 से, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे उस वक्त बिज़नेस भी कितना ठीक रहता था और हमने वहाँ पे जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत किया था। और अब हम देखेंगे जो रिसेंटली नई हुकूमत जो आई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी तक ऑन ग्राउंड वो ज़ीरो है, कि मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे गवर्नर ही सब कुछ कर रहा है और उस पर बहुत हमें असर पड़ा, फ़र्क पड़ी। जब तक नई हुकूमत जब आई, ऑन ग्राउंड हमें कोई नहीं देख रहा है। ऑन ग्राउंड अगर देखोगा, बिज़नेस सारे ज़ीरो इसके पड़े हैं। वो ये जो बजट आप बोल रहे हो, बजट जब तक अब वो लोग ग्राउंड के लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, कश्मीर चैम्बर तक नहीं पहुँचेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप रिसेंटली देखोगे यहाँ पे टूरिज़म पीक पे था और अचानक से जो ही हुकूमत आ गई, टूरिज़म सारा ख़त्म हो गया। शॉप वाले बैठे हैं। ये अल्लाह का करम है, हम कैसे चल रहे हैं शाम को। आप कह रहे हैं जिस तरह से बाकी साथियों ने कहा कि कंसल्टेशन में लाना ज़रूरी है, ज़रूरी ग्राउंड ज़ीरो पे आना ज़रूरी है। आपको चाहे कश्मीर चैम्बर के थ्रू किसी न थ्रू हमारे तक पहुंचना है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, बजट कैसे होना चाहिए, किस महकमे तक होना चाहिए। यानी कुल मिला के आप भी कह रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंज है। बशीर साहब, बात हो रही है चैलेंजेस की। बजट सेशन से उम्मीद से पहले ये कहेंगे कि ऐसे क्या इस वक्त हमारे पास हालात हैं ट्रेड की, जब हम बात करते हैं, जिसको शायद देखने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ से नहीं भागने की कोशिश करेंगे कि हम पे एक ज़िम्मेदारी है बहैसियत एक ट्रेडर, मुल्क की माइशत को मुस्तहकम करने के लिए, कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कश्मीर। ये जो ट्रेडर हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हुकूमत चलानी होगी या यूटी लेवल पे हुकूमत चलानी होगी, तो उसमें ट्रेडर का एक अहम रोल होता है। अगर जहाँ तक GST का सवाल है, GST में देख लीजिए आप, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों अलग अलग एट सोर्स हमारे कट जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपार्ट फ्राम जो हालात इस वक्त पिछले कई सालों से गुनागून चल रहे हैं, हम उस चीज़ से किसी भी सूरत में नहीं भाग रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए, जैसे हमें कंसल्टेशंस पहले हुआ करती थी। 2011 से मैं कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और ऑन स्टेक हमें लिया जाता था। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी थी वो हमें, जैसे अभी तौसीफ साहब ने कहा कि मैं उस बजट सेशन में होता था, प्री बजट मीटिंग में होता था। हमारे 2019 के बाद ये खला पैदा हुआ। बिल्कुल जी, हमने देखा नहीं कि क्या बात है, हमारे से बात नहीं हो रही है। हम एक स्टेक होल्डर हैं, हमारी एक इसमें हमारा एक अहम रोल बनता है। और मैं चाहता हूं, अगर इस वक्त हमारी हालात ख़राब है, ट्रेडरों की हालात ख़राब है, टूरिज़म पॉलिसी दे दी गई है, जिस तरह इंडस्ट्री पॉलिसी दे दी गई है, तो क्यों ना हमें ट्रेड पॉलिसी भी मुरतब दी जाए, ताकि हमारे जो हालात है उस पर देखा जाए। उसमें उस ट्रेड पॉलिसी में ऐसे डायरेक्टर्स ले लिए जाए, हमारे से भी कुछ डायरेक्टर्स ले लिए जाएँ, फाइनेंस से भी डायरेक्टर, गवर्नमेंट से भी डायरेक्टर्स ले जाएँ। और आप कह रहे हैं कि आपको भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है कंसल्टेशन। जी मेराज साहब, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे सब लोगों ने मतलब तिजारत के हवाले से जितने भी मसाइल पेश किए हैं, तकरीबन सबके साथ एक जैसे ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अब पिछले 6 साल में 5 साल में जो हुआ सो हुआ।
अब जो सरकार आई है अवामी सरकार है, अवाम ने इनको चुना है, हमने इनको चुना है, तो इस सरकार से तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि जब भी ये प्री बजट पे हमें बुलाएंगे, हमसे बात कर लेंगे, जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनके साथ उनके मसाइल सुनेंगे और उन मसाइल को आगे चलाएंगे। और सबसे बड़ी जो बात है कि आगे जाके सरकार को ये देखना चाहिए कि हम ज़मीनी सतह से लेके इस मतलब यहाँ पे जो तिजारत पेश लोग हैं उनको नीचे दर्जे से लेकर ऊपर दर्जे सबके साथ यकसा तरीके से उनके मसाइल को देखना और किस तरह इनको प्रमोट किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जिनको हमने छोड़ दिया है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे एक रेशम खाना एक हमारे एक बहुत बड़ी तारीख है। एक महाराजा के दौर में रेशम का जो बिज़नेस था वो हमारी सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी बिज़नेस थी और उसमें सबसे बड़ा रोल था रियासत की मतलब इकानमीज पे है, वो बड़ा रोल था। आज वो ज़ीरो है। सरकार उसको वो एक मैशियत का एक अहम हिस्सा था, अब उसको भी बहुत से मसाइल हल होंगे हमारे। मैं आपको छोटी सी बात, आज आप देखो करोड़ों रुपए में हम बाहर से मैटिंग इंपोर्ट करते हैं, हमारा अपना गब्बा है, हमारे अपने कालीन है, हमारे अपने और वसाइल हैं, हम उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब आज ये देखो कि सेब के मामले में हॉर्टिकल्चर के मामले में दूसरे रियासतों ने हमें छीनने की कोशिश कर रहे, सरकार खामोश है। दूसरी बात वालनट हमारा है, उस पर भी अब दूसरे मतलब रियासतें उसमें मुदाखलत कर लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे देखे, क्योंकि जब ज़मींदार तबका, आप कह रहे कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसको देखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा शीप के हिसाब से हमारे जो ऊन निकलता था, अब ऊन आज के दौर में ज़ाया है, करोड़ों रुपये का ऊन ज़ाया हो रहा है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है नौशहरा में, बेकार पड़े पिछले कई सालों से। ऊन अगर बनेगा एक नमदा है, जैसे अब आज देखो कि सर्दी के मौसम में हम कंबल लाते हैं, सर्दी के मौसम में वो बाहर के गब्बे लाते हैं कि हमें गर्मी दे दे। सेंट्रल एशिया में सबसे जो रोल था मतलब 1947 या उनसे पहले उसके बाद के हिस्से में भी वो नमदे का था। नमदा हमारी बहुत बड़ी बिजनेस थी, आज कहाँ है? सरकार उस पर तवज्जो दे, सरकार को इन्हीं चीज़ की उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फरहान साहब जी, चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं स्पेशली ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, जी चैलेंज तो बहुत सारे हैं। जो हमने दुकानदारों, जो छोटे दुकानदारों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे चैलेंज आ गए अभी तक। तो हम चाहते गवर्नमेंट को भी ये पता है, दे हैव एवरीथिंग इन देयर नोटिस, बिज़नेस कैसे रिवाइव किया, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जाए। लेकिन हम एक चीज़ मांगते हैं गवर्नमेंट से, जो स्पेशल पैकेज जो दे, एक दुकानदार छोटे दुकानदार को दे दे स्पेशल पैकेज, जिससे वो रिवाइव करे, जिससे इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो जाए। और उसमें स्पेशल पैकेज देने में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वो कम किए जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे फॉर आपने फिर एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इसमें इन्फ्लुएंस अपना दिखा। सी दिस शुड बी ए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जो नेक्स्ट बजट रिफॉर्म जो है, इस रिफॉर्म्स में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। तो विकसित भारत में इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए। तो इसलिए जो हर्डल्स हमें, फॉर एग्जांपल ईज़ ऑफ लाइसेंसिंग जो है हमारी, और जीएसटी के कुछ लोग करे ताकि लोग परचेज़ करें, उससे इकोनॉमी ग्रोथ हो जाएगी। ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जितेंद्र जी आप बताएं, जैसे हम चैलेंज की बात करते हैं ट्रेडर्स के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए जी, ट्रेडर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बेसिक है उसका मेन पिलर है इस वक्त। तो इसमें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अब मैं आपसे बात करूंगा, जैसे हमारी रोड है, नेशनल हाईवे है, इतने सालों से हमारे लिए वो परेशानी है, अभी तक गवर्नमेंट से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अभी सर्दियां आ गई हैं, थोड़ी सी बारिश बर्फ पड़ेगी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन रास्ता बंद हो जाता है, उससे हमारे बिज़नेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारा जोजिला टनल है, वो इन्होंने 2025 का टाइम दिया था, बोलते शायद 27 में कंप्लीट होगा, डिले हो रहे हैं हर प्रोजेक्ट्स। सो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए। हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार होना चाहिए कंप्लीट। जहाँ तक रही इंडस्ट्रीज़ की बात, जैसे हमारे टूरिज़्म है, ये हमारी एक बेसिक इंडस्ट्री है, फ्रूट्स हैं, ये हमारी इंडस्ट्री है। इसके बाद आईटी हब, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, 10th के बाद पढ़ने बाहर जा रहे हैं, उसके बाद जॉब के लिए भी बाहर जा रहे हैं। सो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। हमारा यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे कश्मीर में रहने को तैयार नहीं है आज की डेट में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं यहाँ पे आईटी के कंपनीज लाई जाएँ, जिनसे कि हमारा यहाँ पे कल दो चीज़ें करें, एक तो आईटी कंपनियों को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना, दूसरा जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना। हुसैन साहब, चैलेंज की बात करते हैं। देखिए, मैं तो 45 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ,
تو میں نے بہت سے ایسوسیشن دیکھی ہے. بقال صاحب بھی ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں, بشیر صاحب بھی رہے ہیں, یاسین صاحب بھی رہے ہیں, مگر بزنس ہمارا چلتا تھا. جو ہمارا ایریا ہے نا, لال چوک ہے, بٹ مالو تک, ہم سیلاب میں بھی ہم نے سیلاب کے بعد ہم نے بزنس دیکھا ہی نہیں یہاں پر. بزنس کیا ٹریڈ, اب ٹریڈر خالی رہے اور ٹریڈ ہے ہی نہیں کہ اس میں کبھی 2-3 بار تو گورنمنٹ نے ہماری باتیں سنی جب اس وقت گورنمنٹ تھی 2016 تک. اس کے بعد پھر کووڈ آیا, اس کے بعد وہ برہان کا, اس وقت بھی ہمارا لال چوک سارا بزنس خراب ہو گیا کہ ہماری دکانیں 7 مہینے کنٹینیوس بند رہی. اس کے بعد گورنمنٹ نے ہمیں کچھ انسینٹیو دیے تو وہ پھر ان نے واپس لیے. اس کے بعد 2019 آ گیا, اس کے بعد کووڈ آ گیا 2 سال, اس کے بعد بھی 1 سال ہماری دکانیں بند رہی جو لال چوک ایریا جو مین مارکیٹ تھا. اس کے بعد ہمارا جو باہر کا بزنس تھا نا, جو ہمارا بزنس تھا وہ آؤٹ اسکرٹ میں چلا گیا کہ یہاں لوگ آ نہیں رہے تھے, بند تھا. تو جتنے بھی یہاں آؤٹ اسکرٹ ایریا ہے, یہاں سری نگر سے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور, وہاں ان کا بزنس بڑھ گیا اور ہم تب سے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے ہیں. ہمارا اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, کروڑوں کا سیلز مین ہے, ان کی تنخواہ دینی, ان کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں. یہ حالت ہے لال چوک کی بزنس کی, امیرا قدل کی بزنس کی. اب انہوں نے شو کے لیے تو سمارٹ سٹی بنائی ہے, سب کچھ کیا, مگر بزنس نہیں ہے یہاں پر. بزنس کے لیے ہمارا جو امیرا قدل ہے وہاں ہماری پارکنگ نہیں ہے. وہاں کسٹمر آتا ہے 40 روپے 1 گھنٹے کو دے گا ایک کسٹمر, جس کو 200-300 روپے کا کوئی پرچیز کرنا ہو, اس کو پارکنگ ہے نہیں. 40 روپے بولتا ہے میں 40 روپے دے دوں 1 گھنٹے کے لیے پارکنگ کے لیے, وہ تو آتا ہے. اور اسی لیے ہمارا بزنس چوپٹ ہو گیا. آپ دیکھیے اس پر ایگزیبیشن تھا ہمارا, اتنا بڑا کشمیر آرٹس کا اتنا بڑا بزنس ہب تھا, منڈی تھی وہ, ٹورسٹ وہاں آتے تھے. اس کا حال دیکھیے کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسمارٹ سٹی بنائی, لیکن ٹیکنیکلی دیکھیں تو ایک بزنس مین ہی اس سے سب بزنس نہیں بڑھا اس سے ہمارا. سلیم صاحب آپ بتائیں چیلنجز جو بزنس کمیونٹی کی ہے یا جو ہمارے جو ٹریڈرز ہے, ٹریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, کون سے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس وقت؟ جو پچھلے 5-10 سال سے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوا وہ ہوا ہمارا ٹریڈ. چاہے آپ اپر ٹاؤن کی بات کریں, لال چوک کی بات کریں یا ڈاؤن ٹاؤن کی بات کریں, وہ کیوں ہو گیا؟ اس میں بڑا سے بڑا ریزن ہے ای کامرسنگ کا. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے آن لائن پرچیز کیا. ہمارے یہاں بھی ترجیح دینی چاہیے ایز اے ریٹیلرز کو کہ ہم آف لائن بزنس ہی کریں, آف لائن دکاندار سے ہی لے لیں چیز, کیونکہ ہمارا جو ای کامرسنگ کا ہے اس نے پورا کام خراب کر کے رکھا ہے پورے دکانداروں سے. جو پچھلے 50 سال 60 سال سے بزنس کرتے تھے ادھر, ان کا نا وہ پورا ختم ہی کر دیا ای کامرسنگ نے. یعنی کہ آپ ای کامرس سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بزنس ختم ہوا. اعجاز صاحب دیکھیے, آپ جو کہہ رہے ہیں بجٹ سیشن کا, بجٹ سیشن میں اتنے سارے ہمارے بھائی جان سارے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ کہا کہ ہمیں یہ بلا رہے ہیں, ہمیں یہ کر رہے ہیں, لیکن کس گراؤنڈ لیول پہ ہے کہیں وہ؟ آپ دیکھیں 2014 سے لے کے آج کے ڈیٹ تک ایک بزنس مین جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ کہاں پہ, وہ زمین دوز ہوا ہے. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ آپ بینک پالیسیز ایسی بنی ہے, چلو ایمنسٹی دے رہے ہیں لیکن ایمنسٹی نام کے لیے ہے, بڑے لوگوں کے لیے تو اچھی پالیسیز ہے, ایک چھوٹے دکاندار کے لیے ایسی پالیسی تو نہیں ہے. وہ لائے گا کہاں سے؟ ایٹ لیسٹ اس کو 2-3 سال دینے چاہیے اس کی ایمنسٹی کے لیے. اچھا دوسری بات دیکھیں, ٹیکس سب دے رہے ہیں, چاہے وہ الیکٹرکسٹی کمرشل ہم دے رہے ہیں, کمرشل پیسہ دے رہے ہیں, ہم پاور لے رہے ہیں, بٹ آپ دیکھیں لائٹ ایسے دے رہے ہیں جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. جب ہماری دکانیں چلے گی تو جب روشن اچھا ہوگا تو پورا وہ ہم ڈیمو دکھا سکتے ہیں. جب لائٹ ہی نہیں ہے تو اندھیرے میں کیا دکھائیں ہم کسٹمرز کو؟ مطلب ایک اس میں ہر ایک جگہ ایک دکاندار ہی کیوں پیس جاتا ہے؟ آپ امپلائیز دیکھیں, ان کے لیے سب سے چیز گورنمنٹ پالیسیز دے رہے ہیں. ایک دکاندار کے لیے کون سی پالیسیز ہے؟ اچھا گورنمنٹ امپلائیز کے بچے دیکھیں, ان کے لیے ہر ایک فیسلٹیز ہے, ہر ایک چیز دے رہے ہیں. ایک دکاندار کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ دکاندار کو کیوں نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک یوتھ کیوں مطلب پڑھ لکھ کے در بدر سڑکوں پہ, آپ دیکھیے آج کے ڈیٹ میں ڈرگس کتنا ہو رہا ہے, بیکاز ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ ان چیزوں میں گھسے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو دیکھنی ہے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے باقی ساتھیوں نے کہا کہ بیسیکلی نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اب تو ہم نے چیلنجز پہ بات کی, لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹریڈ کو اگر ہمیں اسٹیبل بنانا ہے, بجٹ سیشن سے پہلے حکومت کی کیا توقعات آپ رکھتے ہیں؟ کون سے اقدامات آپ چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں خاص کر ٹریڈ کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں؟ عمران صاحب, مجھے لگتا ہے میں نے 14-15 سال سے بجٹ دیکھے, یہ سب غلط ہے. ٹریڈ کے لیے آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا.
ہم نے کئی دفعہ دیکھے، اب ہم اپنی آپ کو تو کہا جاتا ہے آپ مین اسٹیک ہولڈر ہیں نہیں، کسی بھی سرکار میں. ایسی بات نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مرے ہوئے آدمی کو کوئی یہ نہیں کہتا کون مرا، دیکھنے والا کوئی نہیں جاتا ہے. یہی حالت ٹریڈروں کی ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی بجٹ آج تک ہوئے ہم نے کئی تجویزیں دی ہے، کچھ اپنے لیے دی ہے، کچھ سرکار کے لیے دی ہے. پچھلے کئی برسوں سے مینس 1 ڈیکیڈ 10 سال سے ہم یہی گورنمنٹ جو ہے اس وقت ہے، ان کے ابو جان تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس وقت چیف منسٹر، اس سے پہلے مفتی محمد سعید اس کے بعد آئے، اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے جتنے بھی آئے آ کے چلے گئے. لیکن ہم نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ آپ یہاں منی پاور پروجیکٹس کا استعمال کریے، مجھے دیجئے، میرا روزگار بڑھے گا، میرے سے 10 آدمی کام کریں گے. میں اپنے دکان پہ 3 آدمیوں کو اس وقت روزگار دے رہا ہوں. یہ سارے جو اسٹیک ہولڈر ہے یہاں پہ یہ امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کا جو برڈن ہے اس کو کم کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے. خالی وہ کہہ رہے ہیں یہ آبی بیک بون ہے صرف فائنانس کے لیے. جی ایس ٹی لائے ہمارے حوالے کرے، یہ ٹیکس بھرنے کے لیے. ایگزیکٹلی ان کا مقصد یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹریڈروں کو بینک جو پالیسی ہے نا، بینک پالیسی ٹوٹلی فیل ہے. ایروگنسی ہے، سپرمیسی ہے، مطلب میں ہوں وہاں پہ یہی ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہے، اب انہوں نے کہا ابھی یہ کووڈ میں دیکھیے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اچھے بھلے بزنس مین ڈیفالٹر بن گئے. کیسے بن گئے؟ 19 کی وجہ سے، 19/5 کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ. ابھی میرے ایک دوست نے کہا حالات کی وجہ سے 1 سال یہاں بند رہا. تو کس نے پوچھا ان کو؟ آپ لکھ کے رکھیے، ابھی میں بلینک لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. اس بجٹ میں بھی ہمیں کچھ انشاءاللہ ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی ٹریڈ پالیسی ہے ہی نہیں، ویلفیئر ہے ہی نہیں ٹریڈ کے لیے. یہاں سب سے بڑا ہے ٹورزم، اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس کو اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ میں ٹریڈ کے لیے کیا کرے؟ یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہم ٹریڈوں کو کیا دیں گے. آج تک دعویٰ کر رہا ہوں میں، جب سے یہاں پہ حکومتیں بنی ٹریڈ کو کچھ نہیں ملا ہے. یہاں پہ اتنے دوست کوئی ایک کہے کہ ٹریڈ کو کوئی بینیفٹ ملا ہے. ابھی میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ ایک پیکیج دیجیے ٹریڈر کو بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہم، اب ہار گئے ہیں بول کے ہار گئے. بلال صاحب، جیسے بقال صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا، آپ بھی بتائیں کیا توقعات رکھتے ہیں؟ بالکل یہ کہتے ہیں نا، ابھی تو ابتدا دیکھا، نہ جانے انتہا کیا ہوگا. صدائیں ساز ہوگی نہ ساز بے صدا ہوگا. میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو بچت آ رہی ہے اس میں ان کو سوچنا ہے ٹریڈرز کے لیے کہ بینیفٹس دے دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں ایسے کرو یہ کرو، جیسے ٹیکس میں بینیفٹ دے دیں، اچھا جو ہمارا بینک انٹرسٹ ہے اس میں بینیفٹس دے دیں. ایسی اسکیمیں بنا دیں ہمارے لیے ٹریڈ کے لیے جو ہم دل کھول کر کام کریں. ابھی تو ہمارا من نہیں کرتا کہ کس ڈھنگ سے بزنس کریں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں رہتا کہ کل کیا ہو جائے گا. ہاں بالکل، اب یہی ہے ہماری جو آئی ہوئی سرکار ہے یا جو سینٹر میں بیٹھے ہیں ان سے ہم یہی کرتے ہیں کہ ٹریڈ ایک اٹس اے بیک بون. یہ تو ریت کی ہڈی ہے ایک ٹریڈر، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آج ہی کی ڈیٹ میں تھوڑا تھوڑا بینیفٹس کر کے ایسا. ابرار صاحب کہہ رہے ہیں ہم امید لگا کے بیٹھے. ابرار صاحب، آپ کیا سجیسٹ کریں گے اگر گورنمنٹ یہ بجٹ سیشن پیش کر رہی ہے سو ٹریڈ کے لیے کیا بتائیں گے؟ دیکھیے جی، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جوائنٹ پریورٹی کیا ہے. پہلے جو کہتے ہیں فرسٹ تھنگس فرسٹ ہے. فرسٹ تھنگ جو میرے نزدیک جو سب سے بڑا برننگ ایشو جموں اینڈ کشمیر کے لیے ہے وہ اس کا یوتھ کی ان امپلائمنٹ ہے. اور میرے نزدیک میرے سارے بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ سب سے بڑا اگر کوئی کسی کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو جنریٹ جابس از ٹریڈ. اور جس کو منیمم گورنمنٹ کا خرچہ آئے گا کہ تھوڑی سی برشنگ ود دا بینکنگ پالیسیز، برشنگ ود دا لینڈنگ پالیسیز. معمولی سی بات بتاؤں گا، ایک گورنمنٹ امپلائی جاتا ہے وہ آن لائن اپلائی کرتا ہے لون اور اس کے کھاتے میں 10 لاکھ 15 لاکھ آتا ہے، جبکہ ہمارے ٹریڈر کے جوتے گھس جاتے ہیں بینکوں کے اندر جاتے جاتے کہ اس کو 1 لاکھ روپے کا لون مل جائے یا 2 لاکھ روپے کا لون مل جائے. وہ بھی تب ملتا ہے جب اس کو گورنمنٹ ملازم پہلے گارنٹر جاتا ہے. وہ بھی اس کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں، بھائی آج کے دور میں تو میرے ساتھ آ جا. یہ کچھ چیز مطلب پریکٹیکل مشکلات ہیں جو گراؤنڈ پہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اگر امپلائمنٹ جنریٹ آپ کو کرنی ہے تو ہولسٹیکلی سب سے زیادہ کیپیسٹی بائی آل اسٹینڈرڈس ٹریڈ کے پاس ہے. جو ہم بلیو کرتے ہیں 20% آف دا ٹوٹل جو اکنامک کمپوننٹ ہے وہ ٹریڈ اینڈ کامرس ہے. اور کم سے کم ہم امیجیٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ، تھوڑا کنسلٹیشن ہم سے لے، تھوڑا ہمیں آن بورڈ لے تو 1 لاکھ کے قریب، ہم زیادہ نہیں کہتے، 1 لاکھ کے قریب جابس ہماری امیجیٹ کیپیسٹی ہے جمع کرنے کی، جو کہ میرے نزدیک گورنمنٹ کے لیے سب حالات میں
पहली प्रायोरिटी तो डेफिनेटली रहेगा। रोल ओवर बजट्स की मैंने बात कही, हमारा 25% बजट सरेंडर हो जाता है हर साल, जिससे हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स बड़े बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। ताकि अगर लद्दाख, फिर मैं अब कहता हूँ कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने बजट्स का 25 से 30% वापस भेज देते हैं, बिकॉज हम यूटिलिटी दे नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे एक्चुअल डेवलपमेंटल वर्क्स जो चाहे एलोकेशन जो मर्जी 48,000 करोड़ 50,000 करोड़ आप दिखाते हो बुक्स में, बट ग्राउंड पे जब देखिए 25% हमेशा कम रहता है जो यूटिलिटी में आता है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल बराबर। अगर आप क्रिएट नहीं करोगे, देखिए टेलर मेड तो करना पड़ेगा। हमारा जो हम एक लास्ट पेरिफेरी में है, लैंड लॉक्ड एरिया है विद वेरी मिनिमम रिसोर्सेज, बड़ी पॉपुलेशन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आपको कहीं ना कहीं टेलर करना पड़ेगा यहाँ के लिए, अगर आप चाहते हो कि एक होलिस्टिक। नहीं तो कागज़ों की डेवलपमेंट तो पिछले 70 साल की डेवलपमेंट हम नहीं चाहते। हिलाल साहब आप बताएं क्या सजेस्ट करेंगे आप, अगर आपको कंसल्टेशन के लिए। अबरार साहब से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा लास्ट है ये, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ में 3 चीज़ों पे खास कर ओवरऑल तो सब भाइयों ने यहाँ कहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विंटर सेशन। जो विंटर आ रहा है, अब हम शुरुआत सबसे जो हमारा कंसर्न है वो है, अभी हमारे एक भाई ने कहा नेशनल हाईवे की वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। दूसरा जो एयर फेयर है, आप देखिए हमारे ट्रेडर को मतलब बाहर जाना होता है, बाहर के स्टेटों में जाना होता है बिज़नेस के लिए, कोई इमरजेंसी हो, वो इतना एयर फेयर होता है कि विंटर में बढ़ जाता है, ओवरऑल अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हमें एक रिलैक्सेशन चाहिए बजट के हवाले से, जो भी होगा वो चाहते हैं। दूसरा जो हमारा वेरी कंसर्न है, वेरी सीरियस अबाउट द इलेक्ट्रिकल, मतलब जो हमारा पावर है, पावर के हिसाब से इन्होंने तो सबको ऑलरेडी दिया है, डोमेस्टिक में इन्होंने प्रायोरिटी दी। हम पिछले 2 सालों से कह रहे हैं भाई, 2019 से हमने बिजली नहीं जलाई दुकानों में, तो हम किस चीज़ का ये भुगतान करते हैं? आप कह रहे हैं कि कमर्शियल में भी एमनेस्टी हो। हालांकि इसमें इत्तेफाकन हमारी मीटिंग्स हुई डिविजनल कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, इवन गवर्नर साहब ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा पिछले साल। उन दिनों एजाज साहब डीसी थे, हमने उनके साथ गवर्नर साहब के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। कॉमर्शियल में हमारे वो प्रपोजल हमने दिए हैं। हमारा जो कॉमर्शियल में इनका रेवेन्यू तो बहुत जनरेट आ गया। पहले तो मैं आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चाहे वो कागजी है कि आप देखना है कि अमल पैरा होता है। ये आने वाले वक्त में 300 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा हमारी आ रही है यहाँ पे। अभी तो यूटी है, हम यूटी ही कहेंगे, यूटी में। तो दूसरा हमारा कंसर्न है, अगर यहाँ पे रेवेन्यू, ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है कॉमर्शियल में, उनका रेवेन्यू आएगा यहाँ से, उससे वो आगे जाके और पावर ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और जितने भी डे टू डे हमारे जो घर वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, और उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी में भी सुधार आएगा। ये एक इमीडिएट इस चीज़ की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं इन चीज़ों पे एमनेस्टी होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में दी है। ये हमारा हमने ये बहुत ट्रेडरों का बहुत पुरानी डिमांड है। हालांकि 2012 में मैं इस बात से कोई मतलब हिचकिचाऊंगा नहीं। 2012 में उमर अब्दुल्ला साहब ने गुरेस में एक मीटिंग बुलाई, बोला हम इलेक्ट्रिसिटी में प्रायोरिटी दे रहे हैं। मुझे याद है उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गुरेस में, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी में आपके लिए कुछ आएगा, मगर टिल डेट के अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई प्रायोरिटी नहीं है। ऊपर से हमारे जो टर्फ है दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है, उससे हमारा जो बढ़ता जा रहा है। मंजूर साहब आप बताएं क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बजट की बात होती है तो एक्सपेक्टेशंस होती है। जहाँ तक हम टूरिज़्म, ओवरऑल टूरिज़्म की बात करेंगे, इसमें जो हमारी वर्जिन डेस्टिनेशन से हम थक गए, अब मतलब वही पुरानी डेस्टिनेशन को चलाते चलाते। जो यहाँ पे एक बार आता है, शायद अब वो यंग यूथ्स हैं, शायद वो दूसरी बार आना भी नहीं चाहते हैं, कहते हैं वी डोंट वांट टू सी द रिपीटेड थिंग्स। तो फिर भी हमें ऊपर वाले ने मतलब इन नेचुरल वसाइल से मतलब नवाजा है। तो इनके जो हमारी ये इन्वायरमेंट है, इको टूरिज़म है, इनके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए कि कैसे सस्टेनेबल टूरिज़म बनाया जाए। जो हमारी वर्जिन डेस्टिनेशन है उनके लिए एक जामिया पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे इनको बचाया भी जाए और टूरिस्ट भी वहाँ पे जाए। जैसे रोड कनेक्टिविटी है, बिजली है, पानी है, या आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। पहले क्या होती थी, गवर्नमेंट हमें प्रमोशनल प्रोग्राम्स पे भेजती थी, उसके लिए फंडिंग होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गए। तो हम चाहते हैं कि एज ए स्टेक होल्डर जो हमने काम किया है, जो भी टर्मोइल था, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो हम खुद
खुद प्रमोशंस के लिए जाते थे, उसमें कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो भी साथ रहती थी। तो आजकल मेरे को लगता है वो प्रमोशनल प्रोग्राम्स फिर विद इन द कंट्री आउटसाइड द कंट्री होने चाहिए, क्योंकि हमें डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना है। हमारी जो शहरी खास यहाँ पे है, डाउन टाउन जिसको कहते हैं, वर्ल्ड में हर एक जगह इसकी एक अलग अहमियत होती है। हम चाहते हैं कि अभी भी जो कुछ वहाँ पे हेरिटेज बचा हुआ है उसको बचाया जाए, जामिया पॉलिसी के तहत लाया जाए, तो हम लोगों को दिखाने के लायक हमें कुछ हो जो टूरिज्म यहाँ पे आता है तो उनको हम अट्रैक्ट करें। उसके साथ साथ हाउस बोट पॉलिसी बननी चाहिए, हाउस बोट को हेरिटेज करार देना चाहिए, तो हो सकता है किसी पॉलिसी के अंडर आएगा। हाउस बोट एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए, मैं कहता हूँ ओवरऑल एक टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें हमें पता चलेगा कि किसका क्या शेयर है। यानी कि आप कुल मिला के एक टूरिज्म के लिए कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी सरकार को सजेस्ट करते हैं। शमीम साहब, आपसे भी यही सवाल है कि बजट के लिए आपकी क्या सजेशन होगी सरकार के लिए, अगर आप वाकई जैसे तौसीफ साहब ने आगाज़ में कहा कि कंसल्टेशन में लाया जाएगा? देखिए, पहला जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, चाहे लोकली हमारे यूटी सरकार के लिए या नेशनली, हम बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जीडीपी ग्रो हो रहा है, लेकिन जीडीपी के साथ हमें ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। आज की डेट में इन्फ्लेशन इज़ एट इट्स पीक। मुझे नहीं लगता है पिछले 2000 साल में इतना कभी रहा होगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? सरकार को पैसा बहुत आ रहा है जीएसटी रेवेन्यू से, दे कैन पूल इन सम अमाउंट आउट ऑफ दैट। हर एक जो भी रेजिडेंट है, पोरेस्ट ऑफ पोर टू रिचेस्ट ऑफ रिच, हर एक को वो इन्फ्लेशन का थोड़ा बर्डन कम हो। दूसरा, यहाँ पर हमारा जो यूटी है, इट्स अ हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेट और यूटी वट एवर यू कॉल इट। अगर हम खुद ही पैदावार करके खुद ही अपनी बिजली महंगी खरीदे तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी शर्म वाली बात कोई हो सकती है। हमारे लिए सबसे सस्ता होना चाहिए। उसके साथ गवर्नमेंट को फ्यूचर देखना है। फ्यूचर हमारा सोलर में है, सोलर कितना सस्टेनेबल है कश्मीर के लिए ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ कहूँगा जिसकी ओर मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार का नज़रिया उस ओर है, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर आई थिंक इट इज़ वाइबल फॉर अस, क्योंकि हमारे पास ठंडा पानी है। न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर जनरेट करके उसको फिर कुछ 20-25 साल के लिए ठंडे पानी में रखना पड़ता है, वो फ्लो रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रीम्स है, उसमें हम पूल बना सकते हैं जिसमें न्यूक्लियर रख सकते हैं और वी कैन सेल द इलेक्ट्रिसिटी इफ़ वी रियली मीन इट। मैं थोड़ा बहुत बाहर भी जाते हैं, देखते हैं, दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ न्यूक्लियर। आप देख लीजिए 2014 के बाद जब फ्लड हमारे शहर में आ गया, तब से आज तक पोल्यूशन, जो डस्ट पोल्यूशन है, ये कितना बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने आज तक हम एलजी सरकार को कहेंगे, एलजी सरकार से पहले भी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। एलजी सरकार, चलिए उसमें कोविड भी था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब जो सरकार आई है, उमर साहब की सरकार है, तो हमें तवक्को बहुत है कि कम से कम ये पोल्यूशन ख़त्म हो, एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, हेल्थ केयर बेटर हो। कुछ बेसिक, दीज आर बेसिक, आई डोंट थिंक वी आर डिमांडिंग समथिंग, दिस इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट टू लिव। अगर सरकार ये कर पाए विल, यानी कि आप कह के बेसिक चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो रिसोर्सेज हमारे। तौसीफ साहब जी, यही हम बता रहे हैं कि आप क्या सरकार को इस बजट सेशन, प्री बजट सेशन में क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्पेशली जब हम ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। देखिए, जैसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस फेटर्निटी, एज ट्रेडर्स, हमारा एक यही मानना है जो इस बार बजट होने वाला है उसमें एटलीस्ट बिजनेसेस जो है यहाँ के, बिजनेस फेटर्निटी जो है यहाँ की, उसके लिए एक स्पेशल बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। वो बी इट इन द आइदर इन द शेप ऑफ सॉफ्ट लोन्स और इंसेंटिव्स, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को या रियासती हुकूमत को हमारे लिए माजून है, जैसे कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो, हमारे टैक्सेस जनरेशन हो, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। देखिए, पहले तो बिजनेसेस के लिए की होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें आपके रोड्स हैं, लॉजिस्टिक्स आता है। रोड्स को जैसे अगर आप कश्मीर के रोड्स का तज़किरा करें, अगर आप इसका तज़किरा बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के सड़कों के साथ करें तो हम बहुत बहुत ज़्यादा पीछे लैग करते हैं। जो हमारा स्पेशली जो हमारा नेशनल हाईवे है, जहाँ से हमारा यहाँ से हॉर्टिकल्चर का फ्रूट हो जाता है या हमारे गुड्स आते हैं, बेसिकली दिस अ लैंड लॉक्ड रीजन
ریجن, جو بھی وی آر اے کنزیومر اسٹیٹ, جو بھی گڈس آتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے وہ باہر سے ہی آتے ہیں. جو ہمارا ایک جو راستے میں جو ایک اسپیشل اکنامک کوریڈور بنایا جائے بزنسز کے لیے, تاکہ ہمارا جو فروٹ ہے یہاں سے جلد وہاں پہنچے, یا وہاں سے جو بھی گڈس اینڈ کموڈیٹی آئے وہ ہمارے پاس ایک کم سے کم وقت میں پہنچے. ہمارا انشاءاللہ یہ بھی ایکسپیکٹیشن, چونکہ ٹرین کا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ٹرین آ رہی ہے 1-2 مہینے میں شاید ویل بی کنیکٹڈ ود دا ریل سروسز, تو اس کے ساتھ بھی ہماری ایک بہت ہائی ہوپس ہیں. کم سمے میں ہمارے پاس یہ آئے گا, لو فریٹ پہ آئے گا, اس پہ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہی گورنمنٹ کو اس چیز پہ سنجیدہ ہونا ہے. کشمیر کے جو میں نے اپنے آغاز میں بھی یہی کہا, کشمیر بزنس شوڈ فائنڈ اے اسپیشل بجٹ ری الوکیشن پیکیج. جی سمیع اللہ صاحب, آپ بتائیں کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ میں سب سے پہلے ہمارے جو نئے سی ایم صاحب ہیں عمر صاحب, میں عمر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو LOC ٹریڈ تھا وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو, بس اینڈ ٹریڈ, تاکہ یہ جو ہمارا پار میں جو مظفر آباد ہے وہ بھی ہمارے کشمیر کا ہی پارٹ ہے, تاکہ آپس میں ہم لوگ آئیں, امپورٹ ایکسپورٹ ہو, ٹریڈ ہو, اس سے ہمارا جو جابس ہے وہ ہم کریٹ ہو جائے. اور رہی بات دوسری یہاں کے ٹور صاحب, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ LOC ٹریڈ کو دوبارہ بحال کرنے کی آپ نے بات کی, جب سے وہ ہالٹ ہوا ہے کچھ آپ کے پاس اندازہ ہے ہم نے کتنا سفر اس سے کیا ہے, لوکل اکانومی ہماری کتنی سفر ہوئی ہے, امپلائمنٹ جنریشن کتنی متاثر ہوئی ہے؟ بہت زیادہ. آپ کسی سے بھی پوچھو, یا وہاں پہ جو اوڈی کے لوگ ہیں ان سے آپ جا کے پوچھو کہ اس ٹریڈ سے کتنے لوگ وابستہ تھے. وہاں کے لوکل کے جو ٹرک تھے وہ 10,000 تھے, وہاں کی جو لوکل ہم نے رکھے تھے لیبر وہ تھے 5,000, اور ہمارے جو ہم LOC ٹریڈر جو 1,000 تھے, ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے وہ 1,000 میں تھے. وہ سب جاب لیس ہو گئے, وہ سب جاب لیس تھے. آپ اوڈی جاؤ اچانک, ریسنٹلی آپ نے وہاں پہ ایک سٹوری بھی کی ہے, آپ وہاں دیکھو وہاں کی حالت کیا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, ہمارے دونوں پارٹ کشمیر کے ہی ہے. ہم چاہتے ہیں دوبارہ ریزیوم ہو, بس دوبارہ سے, کیونکہ یہ جو جڑے آپس میں فیملیز یہ ہو گئی ہے اس وقت, تو وہ دوبارہ سے ملے آپس میں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی ملک سے بولتے ہیں. لیکن نٹشل میں ہم یوں سمجھیں کہ آپ سرکار سے امید لگا بیٹھے ہیں کہ جو LOC ٹریڈ ہے یہ بحال ہو جائے. جب وہاں سے آئٹمز آئیں گے یہاں سے بھی جائیں, ظاہر سی بات ہے کشمیر سے بوسٹ ہو جائے گا, اکانومی بھی بڑھے گی اور امپلائمنٹ جنریشن بھی. یس شیور. ٹھیک ہے بشیر صاحب جی. جیسے میرے بھائی نے یہاں پر ایئر فیئر کا کہا کہ ایئر فیئر بڑھے گا. ایئر فیئر ہمارا گرمیوں میں بھی بڑھتا ہے اور سردیوں میں بھی. تو ہم نے ہمیشہ اس کے اوپر سرکار کو کہا ہے, ریاستی سرکار کو بھی اور مرکزی سرکار کو بھی, کہ جیسے کووڈ میں یونین ہوم منسٹر نے کووڈ کیپ لگایا تھا ایئر فیئر کے اوپر. اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائم ٹورزم بہت بڑا یہاں کی اور فلائٹیں پیک تھی, لیکن دہلی شری نگر 5,000 سے اوپر کبھی بھی فیئر نہیں بڑھا, اور بامبئی سری نگر کبھی 7,500-8,000 سے اوپر فیئر نہیں بڑھا, چاہے جہاز خالی تھا یا پیک تھا. تو ہم وہی کہتے ہیں اپنے CM صاحب کو کہ آپ ایک فکسڈ فیئر مانگ لو, ہمیں سستا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں مہنگا بھی نہیں چاہیے. یعنی کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی بشیر صاحب, کیا اقدامات کی امید رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, جہاں تک بجٹ پری بجٹ میٹنگز کا مسئلہ ہوتا تھا, تب ہم وہاں پر یہی بولتے تھے کہ ہماری جو ملک کی اکنامی کیسے گروتھ کرے گی, کیسے ہمارے اس ٹائم تو اسٹیٹ تھی, اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکے, اس میں ہمارا کیا یوگدان رہے گا. ہم یہی خالی نہیں بولتے تھے کہ ہماری پرابلمز یہ ہے, ہماری پرابلمز, لیکن آج دیکھیے میرے سے ہر کوئی سہمتی, میرے بھائی جتنے بھی کھڑے ہیں, ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے کوآپریٹ کرتا, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے کہ ہمارے ٹریڈ میں وہ آ جائے. نہیں مانتا ہے آج کل, وہ بالکل ٹوٹل نہیں مانتا ہے. ہمارے بچے, ہمارے بھائی جو پلاننگ آفسوں میں ہیں, جن کو پتہ ہے کہ یہاں کے ٹریڈ کی جو ریل ہے پٹری سے اتر چکی ہے, اس پٹری پہ اس کو کیسے لائیں وہ دیکھنا پڑے گا. ہم سے بھی انشاءاللہ رحمان ہمیں پھر موقع ملے گا, اگر موقع ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے, پری بجٹ میٹنگ میں ہم یہ ان سے استدعا کریں گے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. دیکھیے, جہاں تک ہم نے پچھلے اتنے سالوں سے اپنے ملک کو چلایا, اپنے اسٹیٹ کو چلایا ہے, آگے کیوں نہیں چلا سکتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے ویسے ایک عام ناگرک, ایک انسان, ایک اچھا انسان, اچھا عام شہری, خاص کر ٹریڈر, کلیکٹر آف ٹیکس, اور وہ ایکسچیکر میں بھرنے کے لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ نہیں یہ کام کر لو آپ. ہماری ریل جو پٹری سے اتر چکی ہے اس کو کیسے پٹری پہ واپس لانا ہے, اس کے لیے اقدامات کر لیجئے. اقدامات کرنے کی معراج صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اقدامات
की क्या उम्मीद रखते हैं आप ये इस सरकार को सबसे पहले मुझे लग रहा है ये करना चाहिए, एक मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से जो हालात गुजरे, झेलम में जितना पानी बहना था वो बह गया है। अब हमें उस पर गिला शिकवा नहीं करना, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें आगे जाना है। इसके लिए सरकार को दिखावा बजट नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के एक मजबूत पॉलिसी के तहत बजट बने जिसमें हर तबके के लोगों को वो ध्यान में रख ले। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ हम नए मौके फराहम करने हैं, वो भी सिर्फ दिखावा के नहीं होने चाहिए। अगर कोई एजुकेटेड यूथ किसी भी बिज़नेस में आना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि मैं जो इस बिज़नेस में जा रहा हूँ ये सिक्योर है। कल में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊँगा तो मुझे मार्केटिंग मिलेगी, या मुझे वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा। और हमारे पास इतने वसाइल हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में इतने वसाइल हैं अपने, अगर सरकार उन वसाइल पे ध्यान देगी और उन वसाइल को उजागर करके लोगों को उनसे इस्तेफादा देने की कोशिश करेगी, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी हमें नहीं उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो इन साहब ने बोला है कि नीचे वाले जो लोग बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, उनको जवाबदेह बनाया जाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूँगा। मैं ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर से आ रहा हूँ। हमारा तकरीबन रोज़ाना 40 से 50 ट्रक नेशनल हाईवे से आ रहा है। अब विंटर का सीज़न शुरू होने वाला है। अब हमें ये पता है कि हमें एक रोज़ में लाखों का नुकसान होने वाला है। अब यकीन नहीं करोगे कि जो SSP रूरल ट्रैफिक है वो हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, कि जब रास्ता बंद होता है, यहाँ कभी कभार वैसे ही बंद कर देते कि आज वन में आज जामे की, जबकि लाइव स्टॉक का वन में नहीं होना चाहिए। उनका जो वहाँ पे कंट्रोल रूम है, उन्होंने हमारे नंबर बुला कर रखे हैं। उसके लिए सरकार को भी अब आना चाहिए आगे कि भाई अब अवामी हुकूमत है, उनसे भी मतलब अपील करते हैं कि वो इस चीज़ को ध्यान देंगे। आप कह रहे हैं कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जनाब, मैं यही बोलूँगा जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हो वो बेटर हो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी जो दुकानदारों ने बहुत सफ़र किया है। तो हम चाहते हैं जो गवर्नमेंट हो ऑन बोर्ड अगर न ले, कम अज़ कम उनका ये तो देख ले कि उनकी हालात क्या है, बेटर रिफॉर्म्स हो। देखिए जी, बिज़नेस ने तो बहुत सफ़र किया, जैसे आपको ने अपने सबको बोला आपको। तो मैं ये कहूँगा कि बैंक्स को, गवर्नमेंट को ऑर्डर करना चाहिए कि अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेने आ रहा है उसको थोड़ा ईज़ किया जाए। जी हाँ। हुसैन साहब क्या तो बस नई हुकूमत पर नई हुकूमत आई है, इलेक्टेड और विद फुल मेजॉरिटी में आई है। देखिए कोशिश करेंगे, उम्मीद है जी। आप नई गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेटर करे। और क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मेरा साहब क्या उम्मीद है? बस हम ये कहेंगे कि जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है, हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि एक ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा एक मतलब सुबह की किरण जो हो वो हमारे लिए हो, सुबह की किरण अच्छी हो। आप मेरा साहब कुछ कहें? मेरा जो एक और मसला है मेरा, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि 90 से अबव % जो बिजनेस ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, ये JK बैंक से रिलेटेड हैं। हमारा फाइनेंस भी JK बैंक में है और हमारा जो अपना पैसा है वो भी JK बैंक में है। लेकिन पिछले 1-2 से JK बैंक में ऐसा मार्शल लगा हुआ है कि जो नीचे मैनेजर बैठा हुआ करता था उसके पास पावर्स होते थे। हम जाते थे, हम उनसे काम लेते थे, वो हमसे काम लेता, बिज़नेस हो रहा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से वहाँ पता नहीं हर रात को वहाँ एक नया ऑर्डर निकल रहा है। अब भाई आपका वहाँ पे लिमिट है 20 लाख रुपए का, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप खामाखा क्यों वो 20 लाख रुपए मार्केट में डालोगे? नहीं, आपको डालना है। अगर नहीं डालोगे तो कमिटमेंट चार्ज लगेंगे। भैया जब मेरा बिजनेस से नहीं चल रहा है, आपका लोन में कैसे कंज्यूम कर लूँ? वो अपनी मनमानी उसमें। अगर नहीं तो आपको 15%, 20%, 5% कमिटमेंट चार्ज देने पड़ेंगे। अच्छा जनाब, मुझे वहाँ से आप ये दे दो, ये मुझे स्टेटमेंट दीजिए। भैया स्टेटमेंट दे देंगे 118 रुपये ले लेंगे। अच्छा जनाब, मुझे वो केस बनाना, अच्छा उस पर सिबिल है, आपको 1500 रुपये कमर्शियल में लगेंगे, तो नॉर्मल में आपको 118 रुपये लगेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक का ये रो रहा है कि वो आज के डेट में खून निचोड़ने के मतलब मामले में सबसे आगे। और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि हमें कभी भी मतलब कैपिटल मतलब हमारा 20 लाख रुपए का वहाँ पे लोन होता था, हमारे पास कभी पेमेंट शार्ट हो जाती, चेक ओवर डेट हो जाती, या 2 दिन 3 दिन की चेक होती, मैनेजर साहब के पास जाते थे कि जनाब हमें 2 लाख 4 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट चाहिए 2 दिन के लिए। वो आज क्या उसकी कहानी, भाई मेरे पास पावर नहीं है। हाँ हम दे देंगे, आप इसका जो एक्सटेंट ऑफ मॉर्गेज डॉक्यूमेंट बना लो, उसमें 3 महीने लगते हैं। भैया मुझे 2 दिन के लिए ओवरड्राफ्ट चाहिए, मैं 3 दिन में 3 महीने कहाँ जाऊँगा डॉक्यूमेंट बनाने के? अब उनसे पूछते भाई ये क्या बोलते हैं, ऊपर से आर्डर है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि बैंक को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत। बकाल साहब कुछ कह रहे हैं? अभी आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा बकाल साहब मायूस हो गए। मैं मायूस नहीं हुआ हूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, हमारा बजट पूरा नहीं है, 50% बजट है। और उस 50% बजट में एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और ट्रेडर के क्या लेंगे? हमारे लिए इनके पास कुछ नहीं। जब तक ये हमको ऑन बोर्ड नहीं लेते, हमसे बात नहीं करते हैं, तब तक ट्रेडर की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। आप बता रहे हैं।
बिल्कुल सही बात। मेरी एक ही इस्तदा है इमरान साहब गवर्नमेंट से कि ग्राउंड ज़ीरो पे जाके हकीकत का मुशाहिदा करें, तभी आगे चले। यानी कि ग्राउंड ज़ीरो पे देखें प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम का हल देखें। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम है ओपन टॉक। आज के हमारे मेहमान थे बिज़नेस कम्युनिटी से, ट्रेड कम्युनिटी से, जिसका एक अहम रोल हमारे मुल्क, हमारी स्टेट, दुनिया के किसी भी मुल्क में होता है, इकॉनमी में भी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। प्री बजट डिस्कशन हो रहा है और जिस तरह से इन्होंने चैलेंज भी बताए और अपनी सजेशंस भी सरकार के सामने रखी, क्योंकि बजट के ऊपर आम लोगों की काफ़ी सारी तवक्कात हैं। प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम भी इसी तरीके से आपके सामने लाते हैं। तब तक टीम श्रीनगर के साथ गुलिस्तान टीवी के लिए इमरान नाइकू, अल्लाह हाफ़िज़।